नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त बहुत ही बड़ी खबर और बहुत बड़ी नहीं, आप मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर इसको मान लीजिए। पिछले 10-11 घंटों से अटकलबाजियां चल रही थी खामनेई के जिंदगी को लेकर के। अब ईरान की तरफ से, ऑफिशियल ईरानी मीडिया की तरफ से पुष्टि हो गई है कि खामनेई की मौत हो चुकी है। इज़राइल और अमेरिका ने खामनेई को मार दिया है। इज़राइल लगातार, कल हमने आपको बताया भी था कि जो खामनेई का ऑफिस है, आवास, वहां पर जबरदस्त मिसाइल से अटैक किया था और जो सैटेलाइट तस्वीर आई थी, उस सैटेलाइट तस्वीर में खामनेई का जो आवास था, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका था, बिल्कुल जमींदोज खंडहर में तब्दील हो चुका था। लेकिन उस वक्त ये खबरें थी कि उस अटैक के पहले, इजराइल और अमेरिका के अटैक के पहले, खामनेई वहां से कहीं सुरक्षित ठिकाने पर चले गए थे। लेकिन अटकलबाजियां, कल देर रात बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि खामनेई मारे जा चुके हैं। अब ये खबर पुष्ट हो चुकी है। जोड़ लीजिए जरा, भाऊ भी मेरे साथ हैं इस वक्त। ये मिडिल ईस्ट की नहीं और भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। बहुत स्वागत है। भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है इसलिए क्योंकि कश्मीर में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। कश्मीर में हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग आ चुके हैं। और मिडिल ईस्ट में अगर रिजिम चेंज हो जाता है तो आखिरी जो किला था, जो अमेरिका और इजराइल के प्रतिरोध में खड़ा था, वह भी ढह जाएगा। पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज, ईरान में सत्ता के, खामनेई सत्ता के पतन के साथ ही, अभी हम नहीं कहेंगे पतन क्योंकि उनके उत्तराधिकारी का ऐलान भी, जो अगले कमांडर का ऐलान हो चुका है, हम उस पर भी आएंगे। लेकिन अगर ईरान में पतन हो गया खामनेई के रिजिम का, तो वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीट चेंज हो जाएगा। फिर कहने के लिए भले होगा कि ये फलाने वर्ल्ड ऑर्डर में है, रसिया है, चाइना है, लेकिन पूरी तरह से अमेरिकी प्रभुत्व वाला वर्ल्ड ऑर्डर होगा। मैं आपको सीधे अभी अमरेश मिश्रा भी हमारे साथ हो सकता है 2-4-5 मिनट में जुड़ जाएं, क्योंकि उनके पास लगातार कॉल्स वगैरह आ रही हैं, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं पहले आपको ईरान की सरकारी मीडिया पर जो चलाया गया वो सुनवा देता हूँ। भैया जरा चला दीजिए तो, ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से जो कहा गया है। راجعون ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. अमरीश जी भी आई गए। बिल्कुल, आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान की मीडिया, तस्नीम और फार्स समाचार एजेंसी ने इसकी पुष्टि कर दी है। मैंने आपको सुनवा भी दिया। इसमें खामेनेई की बेटी, दामाद, पोती, बहू भी जो है ये भी नहीं रहे हैं। ईरान में 40 दिन के राजकीय शोक और 7 दिनों की सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा की गई है। लाइए स्क्रीन पर सबसे पहले अमरीश जी को, उनके पास चलते हैं, फिर वो अपडेट लेने के लिए उनको फिर जाना भी होगा। लाइए स्क्रीन पर जोड़िए, अमरीश जी को लाइए, जल्दी लाइए, जोड़िए। आ गए अमरीश जी, आ गए। अमरीश जी, ये खबर जो मिली है, नमस्कार। इससे मतलब इसमें किसकी किसकी अभी तक मौत की पुष्टि हो चुकी है? जो ईरान के इसकी एजेंसियां हैं, न्यूज एजेंसियां, उन्होंने तो बता दिया कि खामेनेई की मौत हो चुकी है, लेकिन और क्या क्षति हुई है? अटैक क्या रुक गया है? इजराइल और अमेरिका का अटैक जो था, उस पे क्या अपडेट है? वो रुक गया है क्या? और खामेनेई के निधन का क्या असर होगा वर्ल्ड ऑर्डर से लेकर के, और ईरान तक पे क्या असर होगा? जी देखिए आशीष जी, ये एक बहुत शॉकिंग खबर है हम सबके लिए, क्योंकि जो भी आदमी एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के साथ था या ग्लोबल साउथ को मानता था कि ग्लोबल साउथ को ग्लोबल नॉर्थ के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, तो उसके क्योंकि मैं खुद ईरान गया था और उनके बहुत सारे लोगों से मिला था, और हम उस संगठन के भी हिस्से हैं जो
एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है इंडिया में। हम्म, तो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के लीडर इमाम खामनेई की शहादत की खबर पूरी आ गई है। इसकी पुष्टि ईरान की न्यूज एजेंसीज ने की है, जैसा कि आप कह रहे हैं। हालांकि हमने किसी अभी तक बड़े लीडर का बयान नहीं सुनाया। सूरत हाल यह है कि ईरान के अंदर अली लारजानी वो काफी कुछ संभाल रहे हैं, और जो राष्ट्रपति पेजेश्कियान है उनसे ज्यादा अली लारजानी इस समय सामने आए हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी हेड है वहां के। और उन्होंने अभी मेरे ख्याल से एक ट्रांजिशन चल रहा है। इसके पहले आपको बता दें, ये बात आ चुकी थी कि ईरान में अगर सुप्रीम लीडर का असैसिनेशन होता है तो वहां पर उनके सक्सेशन में कई लोग ऑलरेडी तैयार किए जा चुके थे। ये संभावना थी कि उनका असैसिनेशन हो, मतलब उनका असैसिनेशन होगा। और इसको देखते हुए जो ईरान का सिस्टम है, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स वहां पर चुनती हैं, तो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स वहां पर चुनेंगी अगले सुप्रीम लीडर को। और उसके साथ साथ जो वहां की प्रशासनिक व्यवस्था है वो अलग है, और जो एक तरह से धार्मिक और सत्ता से जुड़ी राजनीतिक व्यवस्था है वो अलग है। तो उसमें देखिए, उसमें कोई वैक्यूम नहीं आएगा। अभी अभी वो प्रक्रिया चलेगी। मेरे ख्याल से वहां का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल जो है एक तरह से ईरान को अली लारजानी और आईआरजीसी, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, ये उसको संभाले हुए है। और ये बात ट्रम्प वगैरह भी, मतलब वेस्टर्न मीडिया भी कह रहा है कि इमाम खामनेई को असैसिनेट करने से आईआरजीसी पावर में आ जाएगा। ये शुरू से बात हो रही थी, तो कोई उससे अमेरिका और इजराइल को लाभ नहीं है। लेकिन ये इन्होंने जानबूझ के एक ऐसे आदमी को मारा जो दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी, अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद, अंतर्राष्ट्रीय एप्स्टीनवाद और अंतर्राष्ट्रीय राक्षसवाद के खिलाफ खड़ा था। और इसने और ये अकेली एक जंग, जो एक तरह का आज की एक, जिसको हम कहेंगे एक आज का जिहाद, 21वीं सदी का जिहाद, जो एप्स्टीनवाद के खिलाफ है, जो इंटरनेशनल फाइनेंस इंपीरियलिज्म के खिलाफ है, जो ज़ायनिज्म के खिलाफ है, उसपे ये इंसान खड़ा था। यही दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष है। बाकी सारे संघर्ष गौण हैं। और ये जो संघर्ष है, इसमें ये अब वर्ल्ड वॉर की तरफ चीजें बढ़ रही हैं, और रशिया चाइना भी इसमें ज्वाइन करेंगे। और अब इसमें कोई वो नहीं है। और इसमें जो अभी इराकी रेजिस्टेंस ने ऑलरेडी मारना शुरू कर दिया है अमेरिकन बेसिस पे इराक में, और दुनिया भर में जो जिहाद का ऐलान हो गया है, और एक बड़ी संख्या में लोग मोबिलाइज होंगे। और ये भारत जैसे देश के लिए, जो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, ये भी, यहाँ पर भी सब हिंदू मुस्लिम शिया सुन्नी यूनाइट होके इस पूरी विपदा का सामना करेंगे। ऐसा मुझे आ रहा है समझ। जी अमरेश जी, अहमद वाहिदी कौन है, जरा मैं समझना चाहता हूँ। अहमद वाहिदी को ईरान का नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। इनके नाम का ऐलान हुआ है कमांडर इन चीफ के रूप में, अहमद वाहिदी। अहमद वाहिदी ये उसी सक्सेशन में है। असल में क्या है कि ये आईआरजीसी के हुए होंगे। आप एक बार कंफर्म करिए। ईरान की सेना आईआरजीसी के ये कमांडर इन चीफ नियुक्त हुए हैं, क्योंकि ईरान की सेना के जो चीफ हैं वो अभी महफूज हैं। मूसवी, वो उनका नाम मूसवी है। ये जो अभी जो आईआरजीसी के चीफ थे पॉपकॉर, वो शहीद हो गए। पॉपकॉर जो थे, महमूद पॉपकॉर, वो शहीद हुए हैं। और कई उनके साथ करीब 7 या 8 बड़े लीडर, शमखानी भी शहीद हो गए हैं, जो नए वहां के डिफेंस सेक्रेटरी थे, वो भी शहीद हो गए हैं। केवल वो अली लारजानी, जो वहां के एनएसए हैं एक तरह से, वो हैं, और उन्होंने सत्ता संभाली। तो वाहिदी साहब जो हैं, ये जूनियर ऑफिसर थे पॉपकॉर के, अब इनको एलिवेट किया गया है। तो ये आईआरजीसी, यही लोग कह रहे थे कि आईआरजीसी में भी कम से कम 4 या 5 लेवल्स ऐसे हैं कि अगर जैसे ये मारे गए तो दूसरा आएगा, ये मारे गए तो तीसरा आएगा। इस तरीके से A to D पूरा 4-5 विकल्प तैयार। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के जो हमले हैं ये अभी भी जारी हैं। और कब तक, क्या रिजिम चेंज की अब आशंका जो है कि रिजिम चेंज करवाने में कामयाब हो जाएगा अमेरिका या इजराइल, क्या अब हो जाएगा? क्योंकि खामनेई के बाद एक होता है ना कि सिंबॉलिक
नेता। खामेनेई भले बुजुर्ग हो चुके थे, खामेनेई के बैठे रहने से ही एक पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में और ईरान में एक नेता होता है ना, कि नेता, बूढ़ा सम्राट भी अगर मैदानी जंग में गिर जाता था तो फौजें हार जाया करती थी। सम्राट, सुल्तान, कितना भी बुजुर्ग हो, बूढ़ा हो। तो ये, लेकिन आशीष जी 21वीं सदी की बात है, तो यहाँ क्या है कि यहाँ पर लोग इस चीज को समझ रहे थे। और ये फोन आ रहे हैं, सॉरी। वो ये मैं कह रहा था कि यहाँ पर स्थिति थोड़ी अलग है, क्योंकि एक आदमी या एक बादशाह लीड नहीं कर रहा है, ये एक विचारधारा है। अब जैसे आपने हमास में देखा, हमास में गए सारी टॉप लीडरशिप मारी गई, लेकिन हमास आज भी वैसे ही बल्कि बढ़ गया है। जो इजराइल की लेटेस्ट रिपोर्ट है, गाजा में उसने और टनल्स बना लिए हैं और बढ़ गया है। उसने अपना अभी तक कोई ऑफिशियल सक्सेसर भी उसने अभी कोई चीफ डिक्लेयर नहीं किया, इसीलिए कि वो उसका भी असैसिनेशन हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस मूवमेंट जो है वो खत्म नहीं होते एक व्यक्ति के मरने से। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट में भी हमने देखा, जिसके हम हिस्से रहे हैं। और ये आप देखिए तो यहाँ भी मैं देख रहा हूं, हमास में, हिजबुल्लाह में भी इतने बड़े, वो भी नसरल्ला जो शहीद हुए 2024 में, हसन नसरल्ला, इतने बड़े लीडर थे पूरे मिडिल ईस्ट के, उनके भी शहीद होने के बाद हिजबुल्लाह चल रहा है। तो इसलिए ईरान में तो, ईरान तो पूरा एक देश है, ईरान तो पूरी एक व्यवस्था है। तो ये तो वही बात हुई कि जैसे मान लीजिए अगर कहीं का प्रधानमंत्री या भारत में ऐसे प्रधानमंत्रियों के असैसिनेशन हुए हैं, लेकिन सक्सेशन की कोई इश्यू नहीं रहा, तो उस तरह से देखिए, हालांकि भारत ईरान की स्थिति बहुत भिन्न है, फिर भी एक एग्जाम्पल देने के लिए कह रहे हैं। तो एक तो साफ कर दूं, जंग जारी है। अमेरिका ने ये कहा है कि वो कल से शुरू होकर 4 दिन हमले करते रहेगा। उसके बाद ट्रंप के भी जो बयान आए हैं कि अभी मैं युद्ध अगर चाहूं तो अभी खत्म कर सकता हूं, लेकिन लंबा भी खींच सकता हूं। अब लेकिन बात यहां पर ये आ गई है कि जिस बात की ये थी कि आईआरजीसी की फोर्सेस अब उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, और वो नए सुप्रीम लीडर के अनाउंस होने तक उनका कंट्रोल रहेगा पूरी तरह से। और वो जो है ज्यादा हार्डलाइनर है, जो अमेरिका की नजर में, हम उसको हार्डलाइन नहीं मानते, हम तो उसको क्रांतिकारी मानते। तो वो ज्यादा क्रांतिकारी फोर्सेस इस समय ईरान की सत्ता में हैं, और अब वो पूरे ग्लोबल लेवल पे एक बड़ा जिहाद डिक्लेयर होने जा रहा है। एक आखिरी सवाल, मैं आपका वक्त तो देख रहा हूं कि फोन की व्यस्तता, एक आखिरी, कि ये ट्रिपल एच, ये भी क्या अब खुल के मैदान में, क्योंकि अगर रिजिम चेंज हुआ तो हमास, हूती और हिजबुल्लाह, ये तीनों यमन से लेकर फिलिस्तीन तक, इन्होंने मिडिल ईस्ट पर जो जिस रेजिस्टेंस की आप बात कर रहे हैं, उस रेजिस्टेंस में अगर अली खामेनेई के आप 3 हाथ मान लीजिए, तो हमास, हूती और हिजबुल्लाह, ये उस रेजिस्टेंस के लिए बहुत बड़े अस्त्र थे, बहुत बड़े हथियार। ईरान में रिजिम चेंज होने के साथ साथ इनको बड़ा धक्का लगेगा, इनको आर्थिक रूप से बहुत सारे झटके हैं, वो आप बेहतर बताएंगे। तो ये ट्रिपल एच क्या अब ईरान में खामेनेई नहीं रहे लेकिन रिजिम न चेंज हो, इसके लिए यह भी अब झोंक देंगे, मतलब ऑल आउट सब कुछ? इन्होंने तो शुरू कर दिया है। असल में इराकी रेजिस्टेंस ने, जो अर्बिल में अमेरिकन बेसिस है, अर्बिल इराक में जगह, जो इराक का कुर्दी इलाका है, वहां पर ऑलरेडी ऑपरेशन हिट करना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह भी लेबनान में कभी भी वो शुरू कर सकता है। और हमास के, जहां तक मेरी खबर है, हमास एक और हमला अभी इजराइल पे करेगा, बहुत बड़ा, दूसरा 7 अक्टूबर 2023 संभवतः होने वाला है। और इसके साथ साथ यमन ने भी मिसाइल मारनी शुरू कर दी है इजराइल पे, कल रात से शुरू कर दी थी, लेकिन अभी और तेज होने की संभावना है। और जो रिजीम चेंज अभी हुआ नहीं है, देखिए, तो इसलिए रिजीम चेंज की जो बात है वो अभी बहुत दूर की है। वहां अभी कुछ ज्यादा अमेरिका, इजराइल को भी उनके पास कोई विकल्प वहां है नहीं। और अभी वहां की स्थिति ऐसी होनी चाहिए ना कि सिस्टम को कोलैप्स होना चाहिए, जैसे ईस्ट यूरोप में हुआ या सोवियत यूनियन में हुआ 1989 में, वैसी कोई स्थिति नहीं है वहां पर। वहां पर एक सुप्रीम लीडर शहीद हुए हैं, और इससे ज्यादा, और वहां पर जो जनता सड़क पे है, वहां के लोग सड़क पे हैं भारी संख्या में, आप देख सकते हैं, मैंने एक्स पे भी डाला है, और हमारे आप बाकी उसमें भी देख सकते हैं, भारी संख्या में जनता सड़क पे है, वो मातम मना रहे हैं।
और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि आईआरजीसी तुम बदला लो, आईआरजीसी तुम बदला लो। ये ईरान की सड़क का है, दिस इज द मूड ऑफ द इरानियन स्ट्रीट। तो इसलिए रिजीम चेंज तो बहुत दूर दूर तक कहीं कोई संभावना ऐसी दिखती नहीं है। अब ये है कि चर्निंग होगी, अब दुनिया में बहुत बड़ी चर्निंग होगी, क्योंकि देखिए अब क्या इसके रिपरकशन होंगे, क्योंकि अब अमेरिकन जहां भी अमेरिकन कोई भी है वो लेजिटिमेट टारगेट, कोई भी अमेरिकन कोई भी इजरायली जहां भी है वो लेजिटिमेट टारगेट है। इसलिए ये बहुत ही खतरनाक दौर में दुनिया अब जारी है। मेरे ख्याल से तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी हो रही, क्योंकि चाइना और रशिया ये कभी नहीं होने देंगे कि ईरान में रिजीम चेंज हो, वो सीधे इंटरवीन कर जाएंगे। और उसका मतलब ये होगा कि एक बड़ा जो एक ये जो युद्ध शुरू हुआ है ये बड़े युद्ध की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। सबसे इस समय निगाहें रसिया और चाइना पर हमारी होंगी, क्योंकि अगर रसिया और चाइना नहीं इसमें आए तो वर्ल्ड ऑर्डर, जो मैं कहा कि अब फिर वर्ल्ड ऑर्डर में रसिया और चाइना की पोजीशनिंग भी देखने की जरूरत होगी, अगर नहीं आते हैं तो। क्योंकि अमरीश जी तो निगाह बनाए हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब आएंगे। खैर, आपकी व्यस्तता में से इतना समय आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता तो और हूँ कि आप रहो, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से भी मैं कहूंगा कि वो एक्स हैंडल पर अमरेश मिश्रा जी का एक्स हैंडल है, उस पर अपडेट और भी तेज अपडेट है, क्योंकि हम तो कार्यक्रम हम जितना भी तेज कर ले उससे तेज अपडेट वहां पर एक्स पर आती रहेगी, तो वहां आप लोग फॉलो भी करते रहिएगा। धन्यवाद आपको अमरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 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 वानखेड़ी जी नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद। जी जी जी। बस बस चलते हैं भाऊ के पास, क्योंकि वहां से जो भी बिल्कुल ताजा हालात थे वो अमरेश जी ने बता दिया। देखिए भाऊ। हाँ, आशीष, अमरीश जी ने जो कहा बिल्कुल सही है। आप ईरान और इराक को अलग-अलग तोलिए। मतलब देखिए, इराक में जब सद्दाम हुसैन मारे गए तो पूरा कोलैप्स हो गया। सारा सिस्टम कोलैप्स हो गया। वो वन मैन शो था टोटली, हम्म, हम्म, और कोई सक्सेसर नहीं था। यहाँ ख़मेनी जानते थे कि यहाँ पे ये होगा, हमले होंगे। ये जितने भी संगठन हैं, जिसे अब वेस्टर्न मीडिया जिसको आतंकी कहते हैं और बाकी लोग जिसको जिहादी कहते हैं या आज़ादी की लड़ाई करने वाले कहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें, तो इन लोगों को ये पता है कि ये किसके साथ लड़ रहे हैं। इनको पता है इज़राइल के साथ लड़ रहे हैं, इनको पता है इज़राइल नहीं है, वो अमेरिका है बेसिकली। इज़राइल तो फ्रंट फेस है, उसके पीछे पूरा अमेरिकन ताकत ही है। तो उन्हें पता है कि लगातार लोग एलिमिनेट होते हैं, और ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी हुआ है। कई बड़े-बड़े पोज़ीशन पे जो लोग हैं वो एलिमिनेट हुए हैं, लेकिन उनका सक्सेसर विथिन फ्यू आवर्स उसमें अपॉइंटमेंट हुआ है। इसलिए ईरान में सद्दाम हुसैन कोलैप्स होते से ही पूरा सॉरी इराक में सद्दाम हुसैन कोलैप्स होते से ही अमेरिकन फोर्सेस ने जीत हासिल की, वो यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ ख़मेनी मारे गए, लेकिन अभी एक बात बड़ी ताज्जुब लगती है कि सरकारी मीडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ख़मेनी मारे गए, लेकिन अभी ना कोई विजुअल्स, कोई अभी तक किसी को, नहीं तो अभी तक वेस्टर्न मीडिया तो विजुअल दे देता है। अभी तक कोई हाँ, विजुअल नहीं आया है किसी बात का, इसलिए सब टाइट लिप्ड भी है। कि क्या ये एक थ्योरी के तहत हो रहा है या वाक़ई ख़मेनी की हत्या हुई है? दूसरी बात, वहाँ लीडरशिप आएगी, और यदि जनता रास्ते पे है, अभी 2 पर्सपेक्टिव है। एक है कि वहाँ जनता ने उठाव किया करके वेस्टर्न मीडिया, हमको मीडिया की रिपोर्ट भी बड़ी छन-छन के आती है और उसको उसी हिसाब से देखनी पड़ती है कि कैसे-कैसे आप देखेंगे, कैसे-कैसे आप देखेंगे। तो कई बार जैसे हमने हमेशा देखा कि जिनको हमने आतंकी माना है, उसके बाद वो देश आज़ाद हो गया और वही नेता बन के हमने उनका स्वागत भी किया है। यासिर अराफ़त जो है, उसको बहुत बड़ा आतंकी माना जाता था। लेकिन यासिर अराफ़त जब फ़िलिस्तीन के सर्वेसर्वा बने तो बाकायदा वो विश्व वो लीडरशिप उनको एक्सेप्ट कर गई थी। तो इसीलिए पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप खबरें कैसी भेजते हैं, ओपिनियन कैसा तैयार किया जाता है। और वेस्टर्न मीडिया ये ओपिनियन मेकिंग में बहुत, कई बार हमने देखा कि युद्ध की भी जो बातें हैं बड़ी बढ़ा-चढ़ा के भेजी जाती है। बहुत कम जगह पे फ़िल्टर्ड होके सही खबरें आती है। जैसा अभी अमरीश जी ने कहा कि वहाँ पे लोग सड़क पे हैं, 2 चीज़ें से होती है। लोग वहाँ सड़क पे हैं तो वेस्टर्न मीडिया ये बोल सकता है कि वहाँ विरोध में सड़क में है, कि विद्रोह हो गया वहाँ पे, लोग सड़क पे हैं। और एक होता है कि लोग बोलते हैं कि बदला लो, इसलिए लोग सड़क पे हैं। 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा। दूसरी बात, जो बार-बार हम कई दिनों से हम इन जब भी चर्चा होती है ईरान और अमेरिका या ईरान इज़राइल पे, तो हमने कहा कि ये हम तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे बैठे हैं। अब ये देखिए कि जो ईरान के जो पोर्ट्स हैं,
वो पोर्ट्स विश्व के सभी ऑयल ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना की एनर्जी का करीब-करीब 60 से 70% ईरान से आता है। चाइना अपना सप्लाई चेन कैसे टूटने देगा? या वहाँ नई रेजिम आती है, तो यकीनन वो रेजिम अमेरिका वाली होगी, वो चाइना का वहाँ पे गला दबा देगी एनर्जी के मामले में। तो चाइना को टोटली डिपेंडेंट होना पड़ेगा रशिया पे, जो चाइना भी नहीं चाहेगा। तो चाइना को अपनी सप्लाई चेन भी ठीक करनी है। साथ में टर्की से लेके ये जो पूरा जो ग्लोबल साउथ है, ये जो एक हो रहा है, इसको देखना होगा कि अमेरिका का ये इम्पीरियलिज्म है। देखिए, हमने एक बार एक शो में मुझे याद है कि जो भारत में जो अमेरिका के जो राजदूत आए हैं, एम्बेसडर, उन्होंने क्या बात कही है? उनके एक भाषण को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अब पुराने दिन वापस लाने होंगे। जैसे ब्रिटिश साम्राज्य पे सूर्यास्त नहीं हो सकता था, वैसा अब अमेरिका के साम्राज्य को साम्राज्यवाद फिर से लाना होगा, सुपीरियरिटी लानी होगी और ये सुपीरियरिटी हम मिलिट्री की ताकत और ट्रेड की ताकत, इन दोनों की वजह से हो गई। ट्रंप आने के बाद जो ट्रेड डील के तहत पूरे विश्व को उन्होंने रगड़ने का प्रयास किया, कई जगह रिटेलिएट हुए, कई जगह लोगों ने हाथ मरोड़े, कई जगह लोगों ने सरेंडर किए, जैसे भारत जैसा देश है जो हमारे वहाँ बिल्कुल सरेंडर हो गए उनके आगे। तो एक वो ट्रेड का उन्होंने एक झटका दिखाया और अब मिलिट्री माइट है। मिलिट्री माइट में ये आप इतना ग्रांटेड नहीं ले सकते, ट्रेड में तो ले सकते हो, लेकिन मिलिट्री माइट में आप इतना ग्रांटेड नहीं ले सकते हो क्योंकि लोग रिटेलिएट करते हैं। यदि ये चाइना भी उतर गया, रशिया भी उतर गया, तो फिर उनके खिलाफ क्या यूरोप उतरेगा अमेरिका के लिए? क्या यूरोप इस स्थिति में है लड़ने के? क्योंकि यूरोप की इकोनॉमिक स्थिति भी पहले जैसी नहीं रही, जो पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया, तब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ये यूरोप पूरा अच्छी तरह से एक बूमिंग इकोनॉमी था, बने बहुत सेटल्ड इकोनॉमी था। आज वो स्थिति नहीं है, आज यूरोप भी बहुत परेशानी में है। ऐसे में क्या युद्ध में उतर जाएँगे? ये बहुत सारी चीज़ें देखनी है, साउथ क्या कहता है और फिर भारत जैसे देश क्या करते हैं। हमारे भारत देश का मेरे प्रधानमंत्री का जो दौरा था इज़राइल का, मुझे लगता है वो सबसे न ब बहुत बड़ा ब्लंडर इस बहुत बड़ा, पूरे क्योंकि अब तो बहुत बड़ा आखिरी आज़ादी के लास्ट बाद दौरा इतना बड़ा ही था। ब्लंडर, इतना बड़ा, मैं पुराने सारे भाषण जब देखता हूँ, चाहे अटल जी के हो, चाहे मतलब एनडीए गवर्नमेंट के भी जो भाषण थे, उन्होंने कभी भी अपने विदेश नीति में वो बदलाव नहीं किया। वो विदेश नीति में बार-बार अटल जी कहते थे कि भाई इज़राइल बसाया गया है फिलिस्तीनियों की ज़मीन पे। आपने मेहमान को किसी को घर में अपने बाहर कॉरिडोर में सोने की जगह दे दी और धीरे-धीरे वो घर पे कब्ज़ा कर रहा है, तो घर से रिटेलिएशन तो होगा। जब घर से रिटेलिएशन होगा तो फिर आप उसको आतंक कैसे कहते हैं? प्रधानमंत्री का ये कहना कि भई मैं आपके खिलाफ आतंक के ये विरोध मतलब मैं दुःख जान सकता हूँ। ये वैसे ही हुआ जैसा अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आप आतंकी से लड़ने वाले हमारे सबसे बड़े पार्टनर हैं। बिल्कुल, हाँ। इसमें और प्रधानमंत्री के वक्तव्य मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज हम मैं देखते जरा हैं कि हमास ने हमला किया या फिलिस्तीनी हमला कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले फिलिस्तीनियों की ज़मीन कितनी कब्ज़ा कर ली और लगातार वो पुश किए जा रहे हैं। हुँ, एक पट्टी में वो तो एक पूरा देश जो था, वो एक पट्टी में समा गया है। 20 उनकी गलती किलोमीटर चौड़ी पट्टी, अ, 35 पट्टी किलोमीटर, में 30 समा गया है किलोमीटर देश। होती तो कभी हम है। अच्छा होता क्या है कि आप एक लाइन लेके चलते हैं। आप भाई एक प्रोस्पेक्टिव, यदि हम तीसरा देश है, हम गुटनिरपेक्ष देश है। यदि ऊपर से हम देखें तो हमें तो उसमें ना इधर ना उधर की बात होनी चाहिए थी। लेकिन जो हमारी कुछ पुरानी देर भारत दिया। परंपरा जो थी, उसको छोड़ के हमने नई परंपरा गाड़ने का प्रयास किया, तो क्या हम साउथ में होते हुए भी नॉर्थ के लिए काम कर रहे हैं? सवाल ये उठेगा। कुछ रिएक्शंस कुछ धार्मिक नेताओं के आए हैं, जरा चलाइए भैया, अगला लाइए वीडियो। आप तो समझते हैं कि सेंचुरी सदी की सबसे अफसोसनाक वाक़या ये है कि एक ऐसी अजीम शख्सियत के जिसने हमेशा जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए हमेशा आवाज़ उठाई, हमेशा मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई और कभी किसी से नहीं डरा, वो बड़ी से बड़ी ताकत से नहीं डरा और बड़ी बड़ी सुपर पावर जैसे झुकाने की कोशिश की, उसने कभी सर नहीं झुकाया अपना। और वो अकेली आवाज़ थी जो दुनिया में जुल्म के खिलाफ बुलंद हो रही थी और सुपर पावर के खिलाफ बुलंद हो रही थी। आप देखिए सारे अरब और मुसलमान मुल्क जो थे वो अमेरिका की और इसराइल की गुलामी में है
और किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए, गजा के जो मजलूम लोग उनके लिए आवाज़ बुलंद कर सके। लेकिन ये अकेली आवाज़ थी जो पूरी दुनिया में बुलंद हो रही थी, इसलिए सब इसके दुश्मन थे, सब इनके दुश्मन थे, चाहते थे कि आवाज़ बंद हो जाए, ये आवाज़ खत्म हो जाए और हम आज़ादी से जुल्म कर सके, आज़ादी से हम जो है अत्याचार कर सके, आज़ादी से हम लूट सके, आज़ादी से हम लोगों को अपना गुलाम बना सके। ये अकेले आदमी से सबके लिए रुकावट बने हुए थे और उन्होंने हमेशा जो है वो मजलूमों का साथ दिया, जिन पर अत्याचार हुआ उनका साथ दिया। इसमें किसी धर्म का उन्होंने ध्यान नहीं रखा, बल्कि हर धर्म के मजलूम का उनका साथ था। इसी तरह से आप देखें कि जो मीडिया झूठ फैलाता रहा, बहुत बहादुर आदमी थे, बहुत जियाले आदमी, बहुत बहादुर आदमी, जो सुपर पावर से अकेला लड़ रहा तो उसको कितना बड़ा बहादुर होगा वो। और ये झूठ मीडिया फैलाता रहा कि बंकर में छुप जाते, इधर चले जाते, उधर चले जाते, जबकि कभी किसी बंकर में नहीं गया। इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई, कहीं बंकर भी नहीं गए, बल्कि अपने घर ही में जो नॉर्मल घर था उसी में रहते थे और उसके बाद जो दफ्तर था उसमें आके बैठ जाते थे। इसी तरह से ये दफ्तर ही में बैठे हुए थे, अपने नॉर्मल दफ्तर में बैठे थे और पब्लिक उनके साथ साथ ही। उसी वक्त उन पर हमला किया गया, बुज़दिलों ने हमला किया, कायरों ने हमला किया, नामर्दों ने उनके ऊपर हमला किया और उनको इस तरह से शहीद कर दिया। तो ये बहुत बड़ा, ये सिर्फ शियों का नुकसान नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं, बल्कि हम तो समझते पूरी इंसानियत के नुकसान और सारे मजलूमों का नुकसान हो। अब कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं है, अब नेतन्याहू मारता रहेगा, कोई आवाज़ बुलंद नहीं करेगा। अब ट्रम्प मारता रहेगा मजलूमों को, कोई आवाज़ बुलंद करने वाला नहीं। एक आवाज़ जो थी वो बुलंद हो रही थी, वो आवाज़ को उन्होंने दबा दिया, उस आवाज़ को उनको खत्म कर दिया। ये मौलाना कल्बे जब्बाद थे, कह रहे हैं कि ये सिर्फ सिया का नुकसान या मुसलमानों का नहीं, इंसानियत का नुकसान है, रेजिस्टेंस का नुकसान है। जो आवाज उठाता था उसको मार दिया। अगला चला दीजिए जरा वीडियो। שבוע טוב, אחיי ואחיותיי, אזרחי ישראל. ये नेतन्याहू का वीडियो है, इसमें नेतन्याहू बता रहा है कि למבצע अभी משולב हमले जारी להסרת रहेंगे। האיום הקיומי על ये ישראל लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, मैं बता रहा हूँ, हमले जारी रखने का ऐलान करने वाला ये वीडियो है, हटा दीजिए अब। और अगर कोई वीडियो हो तो चला दीजिए। हमले जारी रखने का ऐलान इसमें किया है इसने। और कोई वीडियो हो तो चला दीजिए। हाँ, ये वीडियो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये भारत का जो है वीडियो है और ये श्रीनगर का वीडियो है। ऐसे अब हमारे पास अभी इस कार्यक्रम में जल्दी ये वीडियो आप तक लाना है, नहीं तो हम और भी वीडियोज लाते। जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में और उसके आसपास अब इस वक्त पूरी सड़कें पट चुकी हैं। मतलब कोई जलसा, कोई रैली, कोई जुलूस, कोई धार्मिक जलसा, कहीं भी ऐसी भीड़ शायद बहुत लंबे वक्त से न देखी गई हो जैसी भीड़ है अली खामनेई की शहादत की खबर के बाद। और ये भी श्रीनगर से ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यानी भारत में खासकर घाटी में तो जो है आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत की खबर से, उनके निधन की मौत की खबर से रोष भी है और मातम भी है, दोनों है। तो अभी फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए भाव के साथ, और हम, क्योंकि अब ये बड़ी खबर है, पूरी दुनिया के लिए बड़ी खबर है, तो इसमें हम और अपडेट लेकर के आएंगे। अभी देखते हैं रिजिम चेंज पर क्या है और उनके उत्तराधिकारी को लेकर के क्या निर्णय हो रहा है, इस सब पर नजर हमारी है भी। अमरीश जी के जरिए भी हम कोशिश करेंगे कुछ आप तक लेकर के आए, उनके पास भी अपडेट आती रहती है। भाव के भी सर्कल में एक काफी ऐसे लोग हैं, तो हम लेकर के आएंगे, जो भी अपडेट होगी आप तक लेके आएंगे। कोशिश करेंगे कि ऑथेंटिक चीजें लेकर के आए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।